कल्पना करो एक ऐसा पल जब आसमान में चमकता हर तारा अचानक दूर जाने लगे। जितना तुम उसे देखो उतना ही वह पीछे खिसकता जाए। और वैज्ञानिक कहते हैं ये सब किसी अदृश्य इंजन की वजह से हो रहा है जो ब्रह्मांड को खींचते खींचते अंत में तोड़ देगा। इसका नाम है फैंटम एनर्जी। और अगर ये सच है तो यूनिवर्स का अंत किसी टक्कर, किसी विस्फोट, किसी ब्लैक होल से नहीं होगा, बल्कि वहाँ खिंचाव इतना ज्यादा होगा कि वो अपने आसपास की हर चीज को तोड़ फाड़ देगा। यह कहानी बिग बैंग के लगभग 13.8 अरब साल बाद शुरू होती है। यूनिवर्स शांत दिखता है, तारों की रोशनी आराम से फैल रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 1998 में सुपरनोवा के डेटा में एक अजीब बात देखी। गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी तेजी से भाग रही है। यह सामान्य फैलाव नहीं था, यह एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन भी इतना कि कोई अदृश्य ताकत स्पेस को खुद खींच रही थी। पहले इसे डार्क एनर्जी कहा गया, एक ऐसी ताकत जो स्पेस को फैलाती है। लेकिन समस्या तब आई जब कुछ ऑब्जर्वेशंस में ये संकेत मिले कि यह फैलाव सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि गति पकड़ते जा रहा है। ऐसा लगता था कि यूनिवर्स को फैलाने वाली एनर्जी समय के साथ कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। और अगर ऐसा है तो यह डार्क एनर्जी नहीं, उससे कहीं खतरनाक चीज है, फैंटम एनर्जी। फैंटम एनर्जी को समझने के लिए वैज्ञानिक इक्वेशन ऑफ स्टेट नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। डार्क एनर्जी का वैल्यू -1 होता है, लेकिन अगर यह वैल्यू -1 से नीचे चला जाए, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी W लेस देन -1 हो, तो यूनिवर्स की कहानी बदल जाती है। क्योंकि इसका मतलब है फैलाव इतना तेज होगा कि कोई ताकत, चाहे ग्रेविटी हो या गैलेक्सीज की अपनी बाइंडिंग, उसे रोक नहीं पाएगी। इसके बाद यूनिवर्स एक टाइमलाइन पर चल पड़ेगा जिसे कॉस्मोलॉजी में कहा जाता है बिग रिप, मतलब ऐसा अंत जहां स्पेस टाइम खुद फट जाएगा। फैंटम एनर्जी की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी डेंसिटी घटती नहीं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है यह और मजबूत होती जाती है। यानी आज जो फैलाव है वो आने वाले अरबों साल में एक रनअवे इफेक्ट बन जाएगा, जहां इसका दबाव ग्रेविटी को एक एक करके हर ऑब्जेक्ट में मात दे देगा। ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक ऐसा खिंचाव अनुभव करेगा जो उसे टूटने पर मजबूर कर देगा। इसका असर सबसे पहले गैलेक्सी क्लस्टर्स पर पड़ेगा। अभी लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सियां ग्रेविटी से जुड़ी हैं, लेकिन एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन उन्हें धीरे धीरे अलग करना शुरू कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब क्लस्टर्स एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि टेलीस्कोप भी उन्हें देख नहीं पाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। फैंटम एनर्जी के मॉडल बताते हैं कि जैसे जैसे इसका दबाव बढ़ेगा, हमारी अपनी मिल्की वे भी सुरक्षित नहीं है। इसकी स्पाइरल आर्म्स को पकड़ने वाली ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगेगी। अरबों साल बाद मिल्की वे अपनी शेप खोने लगेगी। गैलेक्सी के स्टार्स अलग अलग दिशाओं में ड्रिफ्ट करने लगेंगे क्योंकि फैलाव गैलेक्सी की इंटरनल ग्रेविटी से तेज हो जाएगा। इससे भी आगे हमारा सोलर सिस्टम भी इससे खिंचाव से नहीं बचेगा। सन और अर्थ के बीच का गुरुत्वाकर्षण जो अरबों साल से स्टेबल है, एक समय पर फेल होने लगेगा। अर्थ का ऑर्बिट धीमे धीमे अनियंत्रित फैलाव में खिसकने लगेगा। वह उसी ताकत से धकेली जाएगी जो पूरे ब्रह्मांड को फैलाने का काम कर रही है। फैंटम एनर्जी किसी चीज को सीधे धक्का नहीं देती, यह स्पेस को फैलाती है, और जब स्पेस फैलता है तो ऑब्जेक्ट्स उसके साथ खिंचते हैं। यही वजह है कि जब यह तीव्र होती जाएगी, प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी बाइंडिंग खो देंगे। सन की ग्रेविटी अर्थ को पकड़ नहीं पाएगी और पृथ्वी अपनी कक्षा से हटकर जैसे किसी ने धक्का दिया हो अंतरिक्ष में तैरने लगेगी। फैंटम एनर्जी के मॉडल्स बताते हैं कि बिग रिप से कुछ करोड़ साल पहले ग्रह अपनी ऑर्बिट्स खो देंगे, लेकिन असली डरावना हिस्सा तो तब शुरू होगा जब एटम्स की बारी आएगी। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास पकड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी फैंटम एनर्जी के बढ़ते दबाव से हार मानने लगेगी। यूनिवर्स का फैलाव इतना तेज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट लिटरली खिंचने लगेगी। ब्रह्मांड के आखिरी कुछ मिनटों में एटम्स फटने लगेंगे। इसके बाद मैटर का हर रूप टूट जाएगा। और अगर यह टाइमलाइन सच हुई तो यूनिवर्स का अंतिम सेकंड वह होगा जब स्पेस और टाइम खुद फट जाएंगे, जैसे किसी ने पूरे कॉस्मोस की चादर को दोनों दिशाओं से खींचकर बीच में फाड़ दिया हो। फैंटम एनर्जी की असली ताकत तब समझ आती है जब वैज्ञानिक इसकी पूरी टाइमलाइन निकालते हैं, यानी ब्रह्मांड कब, किस क्रम में, किस पैमाने पर टूटेगा। यह टाइमलाइन कॉस्मोलॉजी के कुछ सटीक मॉडल पर आधारित है, जहां इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी W लेस देन -1 मानकर कैलकुलेशंस की जाती हैं। इसी से पता चलता है कि यूनिवर्स का अंत किसी एक बड़े विस्फोट से नहीं होगा, बल्कि लेयर बाय लेयर हर स्ट्रक्चर बिखरता जाएगा। सबसे पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन नॉर्मल लगता है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे तेज होती जाती है। डार्क एनर्जी जहां स्थित रहती है, वहां फैंटम एनर्जी की डेंसिटी ब्रह्मांड के फैलने के साथ बढ़ती जाती है।
यह ऐसा है जैसे किसी कार की स्पीड खुद ब खुद हर सेकंड दोगुनी होती जाए और ड्राइवर को इसे रोकने का कोई तरीका ना हो। शुरुआत होती है गैलेक्सी क्लस्टर से। अभी विर्गो या कोमा जैसे क्लस्टर्स ग्रेविटेशनली बाउंड हैं, मतलब ग्रेविटी उन्हें एक दूसरे के पास रखती है। लेकिन फैंटम एनर्जी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वह क्लस्टर की ग्रेविटी को मात देने लगता है। कैलकुलेशंस के मुताबिक बिग रिप से कुछ अरब साल पहले क्लस्टर्स एक दूसरे से कनेक्शन खोना शुरू कर देंगे। स्पेस इनके बीच इतना तेजी से खींचेगा कि लाइट भी इन दूरियों को पार नहीं कर पाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स इतना खाली दिखाई देगा कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि वह अकेला है, क्योंकि बाकी सब उससे इतनी दूर जा चुका होगा कि फोटॉन्स भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसके बाद गैलेक्सी की बारी आती है। मिल्की वे की स्पाइरल आर्म्स को ग्रेविटी इंटैक्ट रखती है। बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ घूमते हैं, लेकिन फैंटम एनर्जी का बढ़ा हुआ खिंचाव इंटरनल ग्रेविटी से तेज होने लगेगा। इसका मतलब गैलेक्सी अपने स्ट्रक्चर को धीरे धीरे खोना शुरू कर देगी। स्पाइरल आर्म्स खुलने लगेंगे, स्टार्स अपनी जगह से ड्रिफ्ट होंगे। यह प्रोसेस सिर्फ आउटर रीजन से नहीं, कोर के आसपास तक पहुंचेगी। ब्रह्मांड का फैलाव हर जगह समान होगा, इसलिए मिल्की वे का केंद्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जब गैलेक्सी स्ट्रक्चर टूटेगा तब सोलर सिस्टम बच नहीं सकता। ग्रेविटी बहुत मजबूत है, लेकिन फैंटम एनर्जी उससे भी तेजी से बढ़ती है। सन और प्लैनेट्स के बीच का बैलेंस अरबों साल से स्टेबल है, लेकिन एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन इस बैलेंस को पहले डिस्टॉर्ट करेगा और फिर खत्म कर देगा। अर्थ अपने ऑर्बिट को पकड़कर नहीं रख पाएगी। या तो ऑर्बिट इतना फैल जाएगा कि वह सोलर सिस्टम से बाहर ड्रिफ्ट होगी, या सन की ग्रेविटी कमजोर होने लगेगी और अर्थ अनस्टेबल पाथ पर निकल जाएगी। यह इफेक्ट अचानक नहीं होता। एक्सपेंशन पहले बहुत हल्का डिस्टॉर्शन पैदा करता है, लेकिन टाइम के साथ स्पीड इतनी बढ़ती है कि ग्रेविटेशनल लॉक टूट जाता है। इसके बाद प्लैनेटरी सिस्टम्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खत्म होती जाती है। मून्स प्लैनेट से दूर जाने लगते हैं, प्लैनेट्स सन से अलग हो जाते हैं। सोलर सिस्टम जैसा पैटर्न जो अरबों साल से फिक्स्ड है, बिग रिप से कुछ करोड़ साल पहले पूरी तरह टूट जाएगा। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिसे कॉस्मोस में कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, एटम्स का टूटना। एटम्स को बांधने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूनिवर्स की सबसे स्टेबल फोर्सेस में से एक है। लेकिन फैंटम एनर्जी के मॉडल में बताया जाता है कि बिग रिप से कुछ मिनट पहले एक्सपेंशन इतना विचित्र रूप ले लेगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ही खिंचने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूम नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेस टाइम का फैब्रिक ही खींचकर इन टाइनी डिस्टेंसेस को अनस्टेबल बना देगा। इसी चरण में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मौजूद क्वार्क्स का बॉन्ड भी अपनी स्टेबिलिटी खोने लगता है, क्योंकि ये भी क्वांटम डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। फैंटम एनर्जी का रनअवे एक्सपेंशन माइक्रोस्कोपिक दुनिया को भी नहीं छोड़ता। मामला और आगे बढ़ता है। मैटर टूटने के बाद एनर्जी फील्ड्स तक प्रभावित होने लगते हैं। हर फंडामेंटल फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स फैंटम एनर्जी की बढ़ती डेंसिटी के सामने इरेलेवेंट होती चली जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि बिग रिप से कुछ सेकंड्स पहले स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना थिन हो जाएगा कि इवेंट्स को डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। टाइम इंटरवल्स मीनिंगलेस हो जाएंगे, डिस्टेंसेस इन्फिनिट एक्सीलरेट होंगे और अंत में यूनिवर्स की आखिरी लेयर स्पेस खुद फटने लगता है। कोऑर्डिनेट्स आपस में जुड़कर नहीं रहते, जियोमेट्री कोलैप्स नहीं होती, जियोमेट्री खुद टूट जाती है। जिस तरह किसी कपड़े को दोनों किनारों से खींचकर बीच में फाड़ दिया जाए, वैसे ही स्पेस टाइम टॉर्न हो जाएगा। यह यूनिवर्स की आखिरी शक्ल होगी। फैंटम एनर्जी सिर्फ किसी थ्योरी की बात नहीं है, वैज्ञानिक इसके पीछे ठोस डेटा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर यह सच निकली तो यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी। बिग रिप जैसे अंत की दिशा बिल्कुल नंबर्स पर निर्भर करती है, और ये नंबर्स आते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और कॉस्मिक सर्विस से। सबसे पहली चीज जिस पर वैज्ञानिक नजर रखते हैं वह है यूनिवर्स के फैलाव की गति। फैलाव को मापने के लिए हबल कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असली बात सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्स फैल रहा है, यह कितना तेज और क्या एक्सेलरेशन बढ़ रही है। अभी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मापने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं। नंबर 1, सुपरनोवा ऑब्जर्वेशंस। नंबर 2, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB। नंबर 3, गैलेक्सी रेडशिफ्ट सर्विस। इन तीनों से जो सिग्नल मिलता है वहीं से पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी W = -1 से नीचे जा रहा है या नहीं। अगर कभी डेटा दिखाता है कि W <-1 है तो फैंटम एनर्जी का मॉडल एक्टिव माना जाता है। सबसे पहले सुपरनोवा की बात करते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा ब्रह्मांड की स्टैंडर्ड कैंडल्स कहलाती हैं, यानी उनका ब्राइटनेस इतना प्रिडिक्टेबल होता है कि साइंटिस्ट उन्हें डिस्टेंस मापने के लिए रूलर की तरह यूज करते हैं। जब उन्होंने दूर की गैलेक्सी में सुपरनोवा देखी तो उनमें लाइट पहले से ज्यादा फेंट मिली। इसका मतलब वे एक्सपेक्टेड से ज्यादा दूर थी, यानी यूनिवर्स नॉर्मल से तेज फैल रहा था। यही वो पहला संकेत था जिसने डार्क एनर्जी को खोजा। लेकिन आगे के डेटा में वेरिएशंस आए, जहां कुछ वैल्यूज -1 से नीचे जाती दिखी।
यही छोटे छोटे डेविएशंस फैंटम एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं। वैज्ञानिक इन डेविएशंस को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलियन लाइट ईयर स्केल पर मेजर हुए हैं। इसके बाद आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB। यह बिग बैंग की बची हुई गर्मी है जो पूरे आकाश में फैली है। CMB में छोटे छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस यूनिवर्स के पूरे स्ट्रक्चर की हिस्ट्री बताते हैं। प्लैंक सैटेलाइट ने 2013 और 2018 में जो मैप्स दिए उनमें एनर्जी डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में सटल पैटर्न्स मिले। इन्हीं पैटर्न्स को फिट करने पर कुछ मॉडल्स ने फैंटम एनर्जी जैसी वैल्यूज दी। हालांकि यह कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना संकेत जरूर है कि यूनिवर्स की एक्सेलरेशन सिंपल नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सिग्नल आता है गैलेक्सी रेडशिफ्ट सर्विस से, जैसे SDSS, DESI, यूक्लिड। ये प्रोजेक्ट्स अरबों गैलेक्सीज की एक दूरी और गति मापते हैं। जब किसी गैलेक्सी की लाइट खींचकर रेड हो जाती है तो पता चलता है कि वह दूर जा रही है, लेकिन कितनी तेज जा रही है यह फैंटम या नॉर्मल डार्क एनर्जी में फर्क पैदा करता है। कुछ डेटा सेट्स में एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा निकली कि डार्क एनर्जी के स्टैंडर्ड मॉडल को एडजस्ट करना पड़ा। अब सवाल है, साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि फैंटम एनर्जी सच है या नहीं? इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी W को अत्यधिक प्रिसीजन से मेजर किया जाता है। अभी इसका एवरेज वैल्यू लगभग -1 के आसपास है, लेकिन इसमें अनसर्टिनिटी है। अगर किसी फ्यूचर मिशन ने साबित कर दिया कि W या -1.1 या उससे नीचे है तो यह सीधे फैंटम एनर्जी का सिग्नल माना जाएगा। यहीं पर आते हैं आधुनिक स्पेस मिशंस। यूक्लिड टेलीस्कोप यूरोप का, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप नासा का, देसी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों मिलकर अगले दशक में यूनिवर्स की सबसे डिटेल्ड 3D मैप बनाएंगे। वे गैलेक्सियों के बीच के डिस्टेंस, उनका मोशन और मैटर डिस्ट्रीब्यूशन मापेंगे। अगर फैंटम एनर्जी असल में मौजूद है तो अगला दशक इसकी सबसे साफ सिग्नेचर देगा। लेकिन सिर्फ एक्सेलरेशन मापना काफी नहीं है। वैज्ञानिक यूनिवर्स की एज और एनर्जी डेंसिटी को भी कंपेयर करते हैं। अगर एक्सपेंशन रनअवे मोड में जा रहा है तो यूनिवर्स की फ्यूचर एज फिनिट निकलती है, यानी कभी ना कभी बिग रिप होगा। अगर एक्सपेंशन सिर्फ स्टडी है तो बिग रिप नहीं, हीट डेथ आएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। यदि फैंटम एनर्जी मौजूद है तो गैलेक्सीज और क्लस्टर्स उस दर से नहीं बनने चाहिए जिस दर से आज दिखाई देते हैं। मॉडल्स बताते हैं कि अगर W <-1 हो तो यूनिवर्स में बड़े स्ट्रक्चर्स फ्यूचर में सस्टेन नहीं करते। इसलिए वैज्ञानिक गैलेक्सी क्लस्टर्स की मास डिस्ट्रीब्यूशन को भी फैंटम एनर्जी के खिलाफ टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक ये भी देखते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग में सटल डिस्टॉर्शंस दिखाई देते हैं या नहीं। अगर यूनिवर्स थोड़ा भी फैंटम बिहेवियर दिखा रहा है तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पीछे से आने वाली लाइट वीकली बैंड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पेस टाइम की स्ट्रेचिंग कॉन्टिन्यूअस बढ़ती रहेगी। इसके अलावा BAO यानी बैरियन एकॉस्टिक ऑसिलेशंस मेजरमेंट्स भी एक तरह का कॉस्मिक रूलर है। ये यूनिवर्स में मैटर की एंशिएंट साउंड वेव्स की फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर एक्सपेंशन नॉर्मल से तेज है तो BAO डिस्टेंसेस स्टैंडर्ड मॉडल से मिसमैच करते हैं। कई सर्वेज में BAO मेजरमेंट्स डार्क एनर्जी से तेज एक्सेलरेशन की तरफ हिंट कर चुके हैं, और यही रीजन है कि फैंटम एनर्जी का मॉडल आज सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम साइंटिफिक डिबेट का हिस्सा है। अब सवाल आता है, क्या बिग रिप कंफर्म हो चुका है? नहीं, लेकिन क्या यह पॉसिबिलिटी है? हाँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी सीधा इस बात पर निर्भर करती है कि फ्यूचर डेटा में W वैल्यू -1 से कितना नीचे जाती है। अगर अपकमिंग मिशंस ने W -1.1 या उससे नीचे दिखा दिया तो यूनिवर्स की पूरी कहानी रीराइट करनी पड़ेगी। और अगर W -1 के बिल्कुल पास रहा तो बिग रिप जैसे वायलेंट एंड की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।